हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस अड्डा। पीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि उत्पादन की तकनीकों के बारे में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, जिसकी यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें हमसे एक टॉपिक पूछा जाता है कृषि उत्पादन से संबंधित, यानी कि जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज हैं या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो जब आप लास्ट तक देखेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, कृषि उत्पादन की जितनी भी टेक्निक्स हैं, सबके बारे में हम जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों कृषि उत्पादन की टेक्निक्स के बारे में, तकनीक के बारे में, तो कृषि उत्पादन होता क्या है। तो जो किसान होता है वो क्या करता है कि अपने खेतों से फसल जो है उसका उत्पादन करता है, और उस उत्पादन को करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक का यूज करता है उसे हम कृषि उत्पादन की तकनीक कहते हैं। किसान कृषि उत्पाद जो है उनका उत्पादन करता है किस लिए। एक तो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन करता है खाने के लिए, और एक नकदी फसलों का उत्पादन करता है जिससे कि वो एक पैसा बना सके और अपने जीवन की आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर सके। तो इसमें हम पहला जो प्रकार देखते हैं वो है परंपरागत कृषि उत्पादन की तकनीक, जो पुराने समय से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है। उन टेक्निक्स का यूज करके कोई किसान जो है क्या करता है, खेती करता है और अपनी जीवन की आर्थिक गतिविधियों का निर्वहन करता है उनके माध्यम से। तो उनको हम कहते हैं परंपरागत कृषि उत्पादन की टेक्निक्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है या दूसरा प्रकार है दोस्तों आधुनिक कृषि उत्पादन की तकनीक, यानी कि मॉडर्न तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से किसान और अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकता है और अधिक जो है नगद पैसा या आर्थिक लाभ जो है कमा सकता है, जिससे उसके जीवन की आर्थिक गतिविधियां जो है और अच्छे से संचालित हो सकती हैं। तो इनके बारे में हमसे एमपीपीएससी एग्जाम जो है प्रीलिम्स, उसमें पूछे जाते हैं प्रश्न, पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि परंपरागत कृषि उत्पादन की टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं कृषि बैकग्राउंड से हैं, यानी कि उनका परिवार कृषि से संबंधित है, इसलिए परंपरागत कृषि टेक्नोलॉजी जो है उनके बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जानते हैं। तो परंपरागत कृषि टेक्नोलॉजीज में जो किसान होते हैं वो 4-5 अलग अलग प्रकार से कृषि करते हैं या कृषि का उत्पादन करते हैं। तो पहला जो प्रकार है दोस्तों वो होता है परती छोड़ना या चक्री कृषि करना। परती छोड़ना और चक्री कृषि करना। दूसरा जो प्रकार होता है द्विफसली कृषि करना। तीसरा प्रकार होता है दोस्तों मिश्रित कृषि करना। चौथा प्रकार होता है बहुफसली कृषि करना। तो इनको सबको हम समझने वाले हैं, एक एक को इमेजेस के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से हम इसको समझते हैं। दोस्तों, परती छोड़ने का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसान है, ठीक है, वो एक वर्ष या एक साल उसने क्या किया, एक खेत में या अपनी फील्ड में उसने कोई भी फसल जो है उसको बो दिया। अब फसल को काटने के बाद वो जो भूमि है उसमें जो पोषक पदार्थ हैं इनकी मात्रा कम हो जाती है, या पोषक पदार्थों की जो मात्रा होती है उसकी कमी हो जाती है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जिनको बहुत सारे पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे कि कपास की अगर हम बात करें तो कपास जो है ये नाइट्रोजन को सोख लेता है, तो जिसकी वजह से भूमि जो होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो गई तो भैया ये कैसे कंप्लीट होगी। तो इसमें क्या होगी कि जब घास उग जाएगी या फिर इसमें जो है बहुत सारे बैक्टीरिया और कवक जो है वो पनपने लगेंगे और उनकी मृत्यु होगी, तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें नाइट्रोजन की कमी कंप्लीट हो जाएगी। इंडिया में हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो एरिया है, जैसे कि इंडिया में 41% पार्ट ऐसा है जिस पर लगभग कृषि जो है की जाती है। तो ये जो एरिया है इस पर कृषि की जाती है। तो सभी जगह हमें देखने को मिलता है अलग अलग टाइप की जो भूमि होती है, अलग अलग प्रकार की कृषि भूमि होती है, जिसके बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जैसे कि काली मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, लाल पीली मिट्टी होती है,
है ना, पर्वतीय मिट्टी होती है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती हैं और उनपे जो है मैक्सिमम टोटल 41% पार्ट जो है मिट्टी का होता है और इस पर किसान जो है कृषि कार्य करते हैं। जब किसान जो है कृषि कार्य करते हैं तो इसमें सबसे मेन समस्या देखने को मिलती है कि इंडिया की जितनी भी भूमि है वो नाइट्रोजन की कमी है उसमें। अब नाइट्रोजन की कमी है तो इसलिए किसान क्या करता है कि एक वर्ष फसल को बो दिया, उसके बाद दूसरे वर्ष बो दिया, धीरे धीरे फसल का उत्पादन कम होने लगता है, यानी कि इस भूमि की उत्पादकता जो होती है वो घट जाती है। और उत्पादकता घटने के कारण किसान क्या कर देता है, इसको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए इस क्षेत्र को जो है परती छोड़ देता है, परत छोड़ देता है, इस पर कृषि कार्य नहीं करता। तो एक विधि जो है वो होती है परती छोड़ना। दूसरा होता है दोस्तों चक्री कृषि करना, है ना। परती छोड़ना, आई थिंक आप जो है इसको समझ पा रहे होंगे, आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे कि क्या होता है परती छोड़ना, यानी कि भूमि को छोड़ देना, कुछ समय उस पर कृषि कार्य नहीं करना ताकि उसके अंदर पोषक पदार्थ जो है उनकी मात्राएं कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर से कृषि करना। तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए किसी भूमि क्षेत्र को परती छोड़ना जो है परंपरागत कृषि की एक टेक्निक्स है। दूसरी जो विधि है दोस्तों जिसको किसान अपनाते हैं वो होता है चक्री कृषि करना। चक्री कृषि क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं, अलग अलग प्रकार की, जैसे कि मान लो कि चावल एक फसल है। अब चावल कौन सी फसल है, रबी की कि खरीफ की फसल है, आप बताओ कमेंट करके। तो चावल की अगर हम बात करें तो ये खरीफ की फसल है। उसके बाद गेहूं हो गया, तो गेहूं कौन सी फसल है, तो गेहूं रबी की फसल है। अगर हम बात करें चना, तो चना कौन सी फसल है, चना रबी की फसल है। अब होता क्या है कि गेहूं जो होता है उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, गेहूं को क्या होता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। चना जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो किसान क्या करता है कि एक साल गेहूं बोएगा, खेत में नाइट्रोजन की कमी हो गई, अगले वर्ष वो चने बो देगा, चने से फिर नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, अगले साल फिर वो गेहूं बो देगा। तो ऐसे एक के बाद एक फसलों को बोना ही चक्रीय कृषि होता है। इसका रीजन क्या होता है कि कुछ फसलें जो हैं क्या कर लेती हैं, तो जो पोषक पदार्थ हैं उनको सोख लेती हैं, नाइट्रोजन को सोख लेती हैं, फास्फोरस को सोख लेती है। तो खेतों में फील्ड जो होती है उसमें इनकी कमी हो जाती है। जब इनकी कमी हो जाती है तो ऐसी फसलें लगाई जाती हैं जो इनकी पूर्ति कर सके। जैसे कि लहसुन बो रहे हो, लहसुन जो है फास्फोरस की कमी खेतों में दूर कर देती है। अब जो फसलें फास्फोरस सोख लेती है उस जगह पर जहां पर लहसुन बोया था वहां पर उस फसल को बो दो, जिससे एक मेंटेनेंस बना रहता है खेत का, फील्ड का, उसको परती नहीं छोड़ना पड़ता है। और मैक्सिमम किसान जो है चक्री कृषि करना पसंद करते हैं क्योंकि परती छोड़ने पर उत्पादन बिल्कुल नहीं होता, जबकि चक्री कृषि करने से उत्पादन भी होता है। और क्या होता है, फसलें में वेरिएशन भी आ जाता है। वेरिएशन करने, एक ही एक फसल बोएगा तो खेत या तो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा या बंजर हो जाएगा, तो इसलिए चक्री कृषि करते हैं। आई थिंक आप लोग चक्री कृषि के बारे में भी अब समझ चुके होंगे। उसके बाद आता है दोस्तों द्विफसली कृषि और बहुफसली कृषि। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें कि जो टोटल 41% एरिया है इसमें से 55 और 45 के रेशियो में हम इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो 45% ऐसा एरिया है जिस पर इरिगेशन किया जाता है। इरिगेशन यानी कि क्या हो जाएगा, इरिगेशन यानी कि इस पे जो है सिंचाई की जाएगी। और 55% पार्ट केवल वर्षा पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। तो जो 45% एरिया जिस पर इरिगेशन किया जाता है, जिस पर सिंचाई की जाती है, वहां पर एक तो वर्षा पर निर्भर जो फसलें होती है जिसको हम खरीफ की फसलें कहते हैं उनका उत्पादन कर लिया जाता है। और उसके बाद इरिगेशन के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से रबी की जो फसलें होती हैं उनका भी उत्पादन कर लिया जाता है। जैसे कि देखते हैं हम कि फव्वारों के माध्यम से सिंचाई करके जो है रबी की फसलें जो है लोग उनका भी उत्पादन कर लेते हैं। तो ये होता है द्विफसली कृषि। अब बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो एक एक साल में 3 बार 4 बार जो है कृषि उत्पादन कर लेते हैं, अलग अलग फसलों का उत्पादन ले लेते हैं, तो वो होती है बहुफसली कृषि। तो द्विफसली कृषि सामान्यतः इंडिया में सबसे ज्यादा होती है। बहुफसली कृषि भी इंडिया में होती है, जैसे कि गर्मियों के समय में खीरा यानी कि जिनको हम जायद की फसलें कहते हैं वो भी लोग बो देते हैं, जिसकी वजह से भी वो और आर्थिक लाभ जो है कमा सकते हैं। एक और टेक्निक्स है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, उसको हम कहते हैं दोस्तों मिक्स एग्रीकल्चर या मिश्रित कृषि, उसको हम कह सकते हैं। मिश्रित कृषि में क्या होता है कि एक ही फील्ड में, एक ही खेत में क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार की फसलें जो है एक साथ लगाई जाती हैं।
और उनको अलग अलग समय पर जो है काट लिया जाता है। फसलें अलग अलग होती हैं, जिनको पकने का जो समय होता है वो भी अलग अलग होता है, जिससे एक फसल पहले पक जाती है, दूसरी जो है बाद में पकती है, तो उनको अलग अलग भी किया जा सकता है, उनका उत्पादन लिया जा सकता है। अब इसको करने का रीजन ये होता है कि एक खेत के अंदर एक ऐसी फसल बो दो जो नाइट्रोजन को सोख लेती है, और एक ऐसी फसल बो दो जो नाइट्रोजन जो है उसका स्थिरीकरण करती है। तो ये स्थिरीकरण करेगी, ये सोख लेगी, तो खेत जो फील्ड है उसमें पोषक पदार्थ जो है वो संतुलित मात्रा में रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। जैसे मिश्रित कृषि कैसे की जाती है, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि सब्जियों की कृषि कर रहे हैं, एक तरफ हमने बो दिया पालक, तो अब पालक की अगर हम बात करें तो खेतों में जो आयरन की मात्रा होती है, खेतों में जो पोटाश की मात्रा होती है उसको सोख लेता है। उसके बाद हम प्याज का उत्पादन कर रहे हैं इनके साथ साथ, तो प्याज क्या होता है कि जो आयरन है इसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करता है फील्ड में, तो ये बढ़ा रहा है, ये सोख रहा है ना। तो ऐसे एक ही फील्ड में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोने का रीजन होता है अलग अलग समय पर इनको निकाल के अलग अलग भी कर लिया जाता है, अलग ज्यादा उत्पादन भी लिया जाता है, और साथ साथ खेतों की जो पोषक पदार्थों की मात्रा होती है उनको संतुलित भी किया जाता है। तो ये सारी थी दोस्तों परंपरागत कृषि तकनीक। अब हमें देखना है आधुनिक कृषि तकनीक क्या है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि और ज्यादा अधिक आर्थिक लाभ देते हैं किसानों को। तो आधुनिक कृषि में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन या संवर्धन इत्यादि शामिल है। उसके अलावा रेशम का उत्पादन या रेशम पालन, और इनसे क्या किया जाता है, तो भोजन के साथ अन्य उत्पाद जैसे कि दूध, मांस, मछली, अंडे, मशरूम इत्यादि जो है प्रदान करते हैं किसान ही, जिससे उनको और अधिक आर्थिक लाभ मिलता है। तो ये जो उत्पादन किए जाते हैं, मशरूम का उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, ये सभी क्या है, तो ये सभी आधुनिक कृषि की टेक्नोलॉजीज है। अब हम इनके बारे में जानने वाले हैं। अगर हम बात करें दोस्तों मुर्गी पालन की, तो मुर्गी पालन में क्या कर सकता है कि किसान की जो फील्ड होती है या फार्म हाउस होता है उसके पास में एक छोटा सा वो एक घर बना सकता है, और उस छोटी सी जगह में जो मतलब 10 बाई 100 की हो सकती है या 20 बाई 100 की हो सकती है, इतनी सी जगह में वो क्या कर सकता है कि बहुत सारी मुर्गी या बतख या मुर्गी जैसे कि जो पक्षी होते हैं उनका रख सकता है, और उनके जो अंडे होते हैं उनका जो मांस होता है उससे अधिक लाभ जो है कमा सकता है। तो मुर्गी पालन जो होता है दोस्तों, इस शब्द का प्रयोग बतख और मुर्गियों जैसे पक्षियों को उनसे अंडे और मांस पाने के लिए उनकी देखरेख और पालन की कृषि होती है, जिसको हम मुर्गी पालन कहते हैं। ठीक है। विदेशी पक्षियों के कुछ साधारण किस्में इसमें होती हैं, जैसे कि लेग हॉर्न होता है, रोड आइलैंड रेड होता है, और कॉर्निश, ये सारी क्या है, विदेशी किस्में हैं मुर्गियों की। और भारतीय किस्में भी इसमें होती हैं, जैसे कि असिल, चिट्टागोंग, बसरा। मध्य प्रदेश में झाबुआ वाला जो एरिया है वहां पर एक विशेष प्रकार का मुर्गा होता है या मुर्गी होती है, उसका पालन किया जाता है, उसको कहा जाता है कड़कनाथ। और कड़कनाथ ऐसा मुर्गा है जो काले रंग का होता है, और इसका पालन जो है झाबुआ वाले क्षेत्र में किया जाता है। कड़कनाथ को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये याद रखना आप लोग, कड़कनाथ को 2016 में जीआई टैग मिला था जो झाबुआ वाले क्षेत्र में है। तो मुर्गी पालन कैसे करते हैं, ऐसे जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं छोटा सा, उसमें बहुत सारी मुर्गियां जो है उनको रखते हैं, उन मुर्गियों को खाना वगैरह देते हैं, जिससे वो एग का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है। अंडे वो जो है बनाती है, उसके साथ साथ उनके मांस जो है उसको भी बेचा जा सकता है, और इससे किसान जो है अधिक से अधिक आर्थिक लाभ जो है कमा सकते हैं। तो ये आधुनिक टेक्निक्स है किसकी, कृषि उत्पादन को बढ़ाने की। दूसरा जो कृषि उत्पादन होता है दोस्तों आधुनिक टेक्निक्स में, वो होता है मशरूम या कुकुरमुत्ता। तो मशरूम क्या है, तो एक प्रकार का दोस्तों कवक होता है, एक प्रकार का फंजाई है, जो कि छोटे आकार की सफेद गेंदों के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे हमें दिखाई देते हैं सामान्यतः जब वर्षा ऋतु होती है या बारिश होती है, उस समय जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो गोबर होता है या लकड़ी होती है या पेड़ का जो सड़ा हुआ पार्ट होता है, उस पे जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो निकल कर आता है, यही जो है मशरूम कहलाता है। तो एक प्रकार से क्या होते हैं, कवक होते हैं। इनमें एक छोटी शाखा और एक टोपी होती है, जो कि एक छतरी के समान ऊपर की ओर खुलती है। इसमें क्लोरोफिल नामक तत्व की कमी होती है। भारत में उगने वाले कुछ खाने योग्य मशरूम हैं, जिनका किसान जो है उत्पादन करते हैं, और ये एक प्रकार से पोषक पदार्थ का काम करते हैं। प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है मशरूम या कुकुरमुत्ता में, जिसकी वजह से ये किसानों के लिए
और अधिक धन कमाने का साधन जो है बन चुका है, इसलिए आधुनिक टेक्निक्स जो है उसमें मशरूम उत्पादन भी आ गया है। तो इसमें सफेद बटन मशरूम आता है, धान के रेशे की मशरूम और ऑयस्टर मशरूम जो है ये भारतीय कुछ किस्में हैं जो खाने योग्य हैं। सभी मशरूम खाने योग्य नहीं होता, और मशरूम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो इस प्रकार जो है हमें मशरूम दिखाई देता है, और बहुत छोटी फील्ड में किसान अपने कृषि कार्य के साथ साथ मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं, और अधिक से अधिक जो है क्या कर सकते हैं, तो आर्थिक लाभ जो कमा सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन से प्रश्न जो है पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था, और इसको कहते हैं दोस्तों एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहेंगे, एपीकल्चर कहेंगे। मधुमक्खी का रखरखाव पालन के नाम से, एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है, और एपिस जो है वो उसका अर्थ होता है मधुमक्खी। अब मधुमक्खी क्या होती है, आप लोगों ने देखी होगी, जो बहुत तेज काटती हैं, बर्रे के जैसे जो है मक्खियां होती हैं, और ये क्या करती है, शहद का उत्पादन करती है। तो इन मक्खियों को जो पालने का काम करते हैं किसान, वो एपीकल्चर करते हैं, यानी कि मधुमक्खी का पालन करते हैं, जिससे किसानों को 3 अलग अलग प्रकार के लाभ जो है होते हैं। एक होता है कि मधु या शहद जैसे मूल्यवान खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, जो बहुत महंगे मार्केट में बेचे जा सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर जो है एक मॉडर्न टेक्निक्स है, जिससे किसान जो है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। उसके बाद मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उससे मोम मिलती है या मोम प्रदान करती है, जिसका उद्योग में बहुत बड़ा प्रयोग होता है, और इससे किसान आर्थिक लाभ कमा सकता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष हमें दिखाई नहीं देता, लाभ होता है। तो मधुमक्खियां जो होती हैं परागण के बहुत अच्छे एजेंट या कारण होते हैं, जिसकी वजह से जिन फसलों को अपनी फील्ड में किसान बोता है और वहीं पर मधुमक्खी पालन करता है, तो जो परागण की प्रोसेस होती है, यानी कि फूल जो होते हैं उसमें ये कह सकते हैं कि परागण होता है, सेक्सुअल रिलेशंस होता है फूल के अंदर, तो मधुमक्खियों की वजह से अच्छे से हो पाता है, यानी कि परागण की प्रोसेस होती है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है। यानी कि पौधे जो होते हैं उसका स्पर्म होता है, और उसको ही ओवरी में डालने का काम जो है कौन करते हैं, तो मधुमक्खियां बहुत अच्छे से करती हैं। तो इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ता है। तो 3 लाभ होते हैं भैया मधुमक्खी पालन के। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर। ये वाला प्रश्न एमपीपीएससी ने पूछ रखा है, तो याद रखना कि मॉडर्न टेक्निक्स के नाम भी पूछ सकता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है। किसान अपनी जो सरसों की फसल होती है, फूलों की जो खेती होती है, उसके पास में अगर एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन करता है, तो शहद का उत्पादन भी ज्यादा होता है, और फूल भी जो है अच्छे से खिलते हैं, और फसलों का उत्पादन भी बहुत अच्छे से हो सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों मछली पालन, या जिसको हम मत्स्य पालन कहते हैं। तो भारत जो है उसमें एक लंबा समुद्र तट है, जो कि समुद्री मछलियों का एक बड़ा उत्पादक है। उसके साथ साथ ही तालाब, नदियां, जो झीलें हैं, उनमें भी मछलियों का पालन किया जा सकता है। किसान अपने फील्ड के पास में छोटा तालाब, नहर में, झील में क्या कर सकता है, मछलियों का पालन कर सकता है। तो जो समुद्री मछलियों का उत्पादन किया जाता है इंडिया में, उसमें मुख्य रूप से उदाहरण के तौर पे मैक्रेल, सोर्डिन, कैटफिश ऐसी मछलियां जो है जिनका उत्पादन करते हैं। और जो अलवण यानी कि मीठे पानी में या तालाब में, झील में, नदियों में जिन मछलियों का उत्पादन किया जाता है, उसमें रोहू मछली होती है, कतला मछली होती है, मिस्टस मछली होती है। और जो ज्वारनद मुख होते हैं, यानी कि पानी का संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां पर नदियां समुद्र में मिलती हैं, ऐसे क्षेत्रों में मुलेट, मिल्क फिश, पर्ल स्पॉट, जैसे कि बंगाल का जो क्षेत्र है अपने यहाँ पर, बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल का, वहां पर जो सुंदरवन का डेल्टा है, गुजरात में जो नर्मदा की एस्टोरी है, तो जहां पर नदियां समुद्र में मिलती हैं, वहां पर मुलेट, मिल्क फिश, पर्ल स्पॉट जैसे मछलियों का जो है उत्पादन किया जा सकता है। और मछली उत्पादन कुछ नहीं होता, मछलियों को लाके डाल दो, जिसमें नर भी होना चाहिए, मादा भी होना चाहिए, संभोग करेंगे, उसके बाद मछलियों की संख्या जो है बढ़ती जाएगी, और उनको बेचकर जो है अधिक से अधिक आर्थिक लाभ जो है किसान कमा सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों रेशम उत्पादन। तो रेशम उत्पादन भी आधुनिक कृषि की एक टेक्निक है। हालांकि इंडिया में अगर हम बात करें तो रेशम का उत्पादन प्राचीन काल से किया जा रहा है। तो कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों का पालना, यानी कि उनका पालन करना होता है, और उसको कहते हैं सेरीकल्चर, या रेशम कीट पालन कहलाता है। सेरीकल्चर, भैया रेशम उत्पादन को क्या कहेंगे, सेरीकल्चर कहेंगे। ये वाला प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ, 100% नोट कर लेना, और ये वीडियो देख लेना 21 मई के बाद। 21 मई को एग्जाम होने वाली, इसमें सेरीकल्चर वाला प्रश्न होगा।
अगर हम देखें विश्व में भौगोलिक दृष्टि से एशिया में सर्वाधिक जो है रेशम का उत्पादन होता है, जिसमें दो कंट्रीज हैं मुख्य रूप से, एक चीन और एक भारत। ये दोनों जो है सबसे ज्यादा क्या करते हैं, रेशम का उत्पादन। चाइना जो ये नंबर 1 है, इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है जो रेशम का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार के जो कीड़े होते हैं उनको पत्तियां खिलाई जाती हैं और खाने के बाद ये क्या करते हैं, तो इस प्रकार से रेशम जो है उसको बनाते हैं और इसको फिर जो बुनकर होते हैं वो बुनते हैं, इससे रेशे बना लेते हैं और उन्हीं रेशों से जो है कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं जो काफी अच्छे होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो रेशम का उत्पादन भी एक अच्छा कृषि टेक्निक से है जिसमें किसान जो है अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने कृषि से संबंधित जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जितने भी ओल्ड टेक्निक्स हैं, उनके बारे में जाना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। और अभी तक आपने पीएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला। जल्दी से पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और वीडियोस भी आपको आसानी से मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 7 को कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो इधर कोने में एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, उसके ऊपर क्लिक करें और सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पीएससी अड्डा ऐप को डाउनलोड करें जहां पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से संबंधित सारी जानकारी, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है और फायदा उठाना है।